डिस्कस किए थे। लास्ट टाइम हमने जो स्टार्ट किया था वो था हमारे पास न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो जैसे हमारा एक कन्वेंशन है, परंपरा है कि पिछला किया हुआ पिछला जितना भी सिलेबस पढ़ा है दोहराना है, रिवाइज करना है। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हमारे पास 3 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं। पहला तो हमने देखा था कि हाइड्रोलॉजिकल है, बट हमने स्टार्ट किया था कार्बन से, और कार्बन के बाद जो नेक्स्ट है दैट इज नाइट्रोजन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन के बाद जो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट आपका साइक्लिंग है दैट इज सल्फर, और सल्फर के अलावा जो है दैट इज फॉस्फोरस। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का मतलब मैंने आपको डायरेक्ट जो एग्जांपल दिया था वो था हाइड्रोलॉजिकल, दैट इज वाटर साइकिल, H2O। साइक्लिंग का मतलब क्या है कि ये चीजें बार बार बनती हैं, टूटती हैं और उनका सर्कुलेशन कंटिन्यूटी में रहता है। फॉर एग्जांपल जो H2O आपके पास बिलियंस ऑफ ईयर अगो पहले था या मिलियन ईयर्स अगो पहले था, यही पानी आप अभी यूज कर रहे हैं, फ्रेश वाटर। फॉर एग्जांपल अभी जो आप पानी यूज कर रहे हैं वो मिलियन ईयर पुराना पानी है। तो देखिए पानी 3 प्रोसेसेस से, एक है इवेपोरेशन, दूसरा है कंडेंसेशन, एंड लास्ट है आपके पास प्रेसिपिटेशन, जिसे आप रेनफॉल कहते हैं। सो ये तो स्पेलिंग्स लंबी लंबी है इनकी, तब तक मेरा शब्द ही खत्म हो जाता है। सो इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस से ये कंटिन्यूटी में पानी बनता है, बरसता है, ग्राउंड वाटर में जाता है, फिर इवेपोरेट होता है, फिर ये कंडेंस होता है, प्रेसिपिटेट होता है। तो ये साइकिल कंटिन्यूटी में चलता रहता है, राइट। और इसी के कारण हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास ये कार्बन है, कार्बन साइकिल, ये नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल। इसका हमने एक लास्ट टाइम फ्लो चार्ट बनाया था। फ्लो चार्ट में हमने क्या क्या देखा इसमें कि एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है आपका न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में। अच्छा, बना ही लेते हैं इसको। न्यूट्रिएंट साइकिल में एक साइड पे हमारे पास थे कुछ एक एटमॉस्फेरिक, कुछ एक हमारे पास सेडिमेंट्री लेवल थे। सो एक था आपके पास एटमॉस्फेरिक, सेडिमेंट्री और रॉक्स से रिगार्डिंग आपका एक न्यूट्रिएंट साइकिल है। सो एटमॉस्फेयर मींस जहां पे गैसेस की बात की जाएगी। गैसेस माने जहां पे हम वाटर वेपर की बात कर रहे हैं। H2O पानी ही नहीं होता, पानी की जगह इसको आप कई जगह वाटर वेपर भी कहते हैं। ये जलवाष्प की रूप में भी आपको देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं वाटर वेपर। दूसरा था आपके पास कार्बन साइकिल, या फिर जिसे हम कहते हैं सिंपल CO2। सो कार्बन में आपके पास कार्बन अकेला अवेलेबल नहीं रहेगा, उसके साथ ऑक्सीजन अटैच रहेगा। और लास्ट था आपके पास नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन को आप N2 लिखते हैं हमेशा। सो ये आपके 3 एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाले साइकिल्स हैं, क्योंकि ये गैसेज हैं और गैसेज एटमॉस्फेयर में पाई जाएंगी। रॉक्स में अगर आप देखें तो आपके पास क्या रह गया फिर, सल्फर और फॉस्फोरस। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको देखने को मिलेगा। अब इसी की साइकिलिंग को देख रहे थे, जिसमें से फर्स्ट आपके पास जो साइकिल है वो है कार्बन साइकिल, और ये काफी बड़ा साइकिल है। कार्बन साइकिल में आपने जो बनाया था फ्लो चार्ट, उसे भी मैं बना दूंगा अभी फिर से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काम यही है ना। और आपका काम है रिवाइज करते रहिए और पढ़ते रहिए। आपका नाम क्या है? राधे राधे। नहीं, मैंने इनको आते मेरा फोकस पड़ा तिलक के ऊपर। गुड। सो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन आपको हमेशा मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ CO2। सो हमने इसके बारे में कहानी भी लिखी थी। कार्बन हर एक चीज में अवेलेबल है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। कार्बन साइकिल इज एन एग्जांपल ऑफ गैसियस साइकिल, क्योंकि कार्बन जो है हमेशा गैस की फॉर्म में मिलेगा आपको। Unlike any other cycle, it is an example of instant and efficient cycle. Carbon is a minor constituent of the atmosphere. It is only 0.03%, but life cannot exist without carbon dioxide. It is important for the production of
कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज थ्रू प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमने यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के बारे में देखा था, नहीं लिखूंगा उसको, अगर वो लिखा तो मेरा पूरा फ्लो चार्ट खराब हो जाएगा, तो ऊपर का स्पेस यूज करते हैं। तो आपने फोटोसिंथेसिस छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, 6H2O पर 6 CO2 it gives rise to C6H12O6 plus 6O2। तो जब 6 मॉलिक्यूल आपके पानी के, 6 वाटर वेपर और 6 CO2 के मॉलिक्यूल जब मिलते हैं तो ये ग्लूकोज बनाते हैं, और ग्लूकोज के साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जब इन्होंने यूज किया तो उसके बाद ये ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो आपके जितने भी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं उनको हेल्प करेगा फूड बनाने में, दूसरा हमें रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। तो दो चीजें हैं, ये कार्बोहाइड्रेट भी बना रहा है, साथ साथ में ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रहा है। सो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन इंपॉर्टेंट है। और कार्बन जो है, इसमें हमने लिखा था एक इंपॉर्टेंट लाइन कि कार्बन इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट बिकॉज इट इज फाउंड इन कोल टू डीएनए। तो कोयले से लेके डीएनए तक जो है आपको कार्बन देखने को मिलेगा। CO2 इज रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इट इज गिवन आउट बाय रेस्पिरेशन। सो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज्यादातर ये फोटोसिंथेसिस से रिमूव की जाती है, और जब आप रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। और ये ज्यादातर डेथ एंड डिके या फिर डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर में भी पाया जाता है, जहां पे जब रॉक्स टूटती हैं, जब वेदरिंग होती है रॉक्स की, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जैसे कि कार्बोनेट रॉक्स। इसका एग्जांपल लिखवाया था मैंने आपको, लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन रॉक से या फिर वोल्केनिक इरप्शन से भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। और फिर जहाँ पे मार्शी एरिया होता है, पीटी एरिया होता है, उस एरिया में भी, वेटलैंड में भी आपको, या फिर राइस फील्ड में भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा देखने को मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ मीथेन। सो ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का ऑल ओवर चक्र, तो इसे कहते हैं कार्बन चक्र। सो कार्बन साइकिल में आपने सबसे पहले जो बनाया था दैट इज, दूसरा का नहीं बनाया समझ आता है, एक्चुअल दिक्कत ये आ रही है, पर जो भी था साइकिल आपने बनाया है। फिर नेक्स्ट आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे कैसे हम छोड़ते हैं, एक तो रेस्पिरेशन के बारे में लिख लिया, एक फिर उसके बाद हमने देखे थे आर्टिफिशियल मेथड्स कि कार्बन डाइऑक्साइड आर्टिफिशियली या मैन मेड कैसे क्रिएट की जाती है। एक है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, अरे साथ साथ में पढ़ो, आपने तो नोट्स बनाए हैं। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में जहां पे आप ईंधन यूज करते हैं, फ्यूल यूज करते हैं, डीजल, पेट्रोल, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। एग्रीकल्चर, मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर से कैसे निकलेगी, राइस फील्ड में से कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है इन द फॉर्म ऑफ मीथेन। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर में भी ये रिलीज होता है। एक मिनट, कुछ आया है मैसेज, वॉइस इज नॉट क्लियर। किस किस को वॉइस क्लियर नहीं आ रही है प्लीज एक बार बता दीजिए पहले ही। अर्शदीप, आपको आवाज क्लियर आ रही है? बलजिंदर, नवजोत को ग्लिच कर रही है, कैसे ग्लिच कर रही है? ग्लिच तो नहीं करनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर क्लियर है? ओके जगरूप, थैंक यू सर। टेस्ट में मेरे मार्क्स सिर्फ 16 ही आए हैं, बट मैंने बिना डेप्थ में रीड किए दिया था क्योंकि मैं न्यू स्टूडेंट हूं और मैंने सिर्फ 2 क्लासेस ही लगाई हैं। प्लीज कमेंट ऑन माय परफॉर्मेंस और इसको आगे कैसे टैकल करूं न्यू कमिंग टेस्टिंग को जी। मेरे को बाकी आवाज तो क्लियर आ रही है। मार्क्स कम आ रहे हैं, मार्क्स कम ही आएंगे। हाईएस्ट मार्क्स आपके बता देता हूं मैं, 50 नंबर का टेस्ट है, उसमें से मैं 25 मार्क्स सबसे हाईएस्ट देता हूं, तो वो मार्क्स कम नहीं। अगर आपके 16 है तो ठीक है, 16 को डबल कर लो, मतलब आपके मार्क्स लगभग 30 या 32 के पास हैं, ठीक है। सो मार्क्स में कम ही देता हूं, और इसमें डिमोटिवेट नहीं होना है। मार्क्स आपको एग्जामिनर भी कम ही देगा। सीबीएसई बोर्ड होता तो मैं आपको 100 आउट ऑफ 100 दे देता, है ना। यहाँ पे मार्क्स ऐसे कट करके आते हैं, सो उसको लेके टेंशन नहीं लेनी है, पढ़ते जाइए, आगे आगे करते जाइए। सबसे टॉप पे इस बार मार्क्स आए हैं मनविंदर सिंह के 24-25 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और अच्छा परफॉर्म करने के लिए अब फिर से मेरे को अलग से चीजें लिखनी पड़ेंगी। अच्छा परफॉर्म करने के लिए यूज योर फ्लो चार्ट्स। मेरे को ज्यादा लंबे पैराग्राफ पसंद नहीं है। पहला फ्लो चार्ट,
चाहे एनवायरमेंट है चाहे आपका साइंस है। टू द पॉइंट, अपने पेन को बर्बाद मत करिए, अपनी क्षमता बर्बाद मत करिए, टू द पॉइंट लिखिए, फ्लो चार्ट प्रॉपर होना चाहिए, एग्जाम्पल आपके कोड होने चाहिए। अगर आप एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे समझ में नहीं आएगा। अगर मैं आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट बना के दे रहा हूँ, है ना, अगर मैं चाहूँ, बहुत इजी स्टेप है, जैसे साइंस एंड टेक खत्म किया है, मैं यहाँ पे 226 220 स्लाइड बना दूंगा, आगे आगे आगे, है ना। मैं अपना अगर टाइम यहाँ पे वेस्ट कर रहा हूँ फ्लो चार्ट बना बना के, तो आप भी फ्लो चार्ट बनाइए। एग्जाम्पल हर एक इसके साथ होना चाहिए, और सबसे मेन है क्लियरली लिखिए। क्लियरली मतलब मेरे को समझ में आए क्या लिखा है, क्योंकि पढ़ने मैंने मेन हेडिंग किया, बीच का तो मैं नहीं पढ़ता, ये तो मैं आपको रेल में कह रहा हूँ। तो इसको आप क्लियरली लिखिए, फ्लो चार्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, कंटेंट के ऊपर ध्यान दीजिए। 2 पेज ही भरो, 2 क्वेश्चंस हैं, 2 पेज में खत्म करो, बट वो 2 पेज ऐसे होने चाहिए कि जिसमें सारे पॉइंट आ जाएं आपके। जैसे फ्लो चार्ट में आपने कार्बन साइकिल बना दिया, है ना, उसके कुछ एक एग्जाम्पल लिख दीजिए कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो सकती है, कार्बफिक्स एक प्रोजेक्ट है, बहुत सारे प्रोजेक्ट मैंने आपको लिखा है, डिफरेंट टाइप के सिक्वेस्ट्रेशन के प्रोसेसेस है, उनको लिख दो सबको। अब सबको एक्सप्लेन नहीं करना है ना आपने, तो 15 मार्क्स का है, उसमें से आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, 7 ज्यादा बोल दिए मैंने, बट 7 to 8 मार्क्स है, हाईएस्ट इज 7 to 8, और एवरेज 6 to 6 भी नहीं, हाईएस्ट भी नहीं कह सकते, बट एवरेज आपका 5 से 6 है, और 5-6 लगभग सारे ले ही रहे हैं, तो 8 से ऊपर तो नहीं मिलेंगे, चाहे जितना ही बढ़िया लिखा हो, चाहे जो लिखा रखा है वही सेम आपने लिख दिया घर जाके, क्योंकि मेरे सामने तो टेस्ट नहीं दे रहे ना, आप बाद में टेस्ट दे रहे हैं, घर जाके सबमिट करते हैं, क्योंकि मैंने देखा सब लेट सबमिशन होती है, और लेट सबमिशन हो रही है तो फिर 7 to 8 मार्क्स इससे ऊपर मिलेगा ही नहीं, ये एक क्राइटेरिया है, थ्रेशोल्ड है, क्योंकि 10 से ऊपर देने लग गए तो फिर ये आपका एकेडमिक्स हो जाएगा, इसलिए मार्क्स थोड़े कट के आएंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, एग्रीकल्चर में आपको जो है कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलती है जब सॉइल इरोड होती है, सॉइल इरोजन, जब आप हैवी मशीनरी को यूज कर रहे हैं, गलत लिख रहा हूं ना, ऐसा ही होगा ना, आएगा जब सॉइल को ज्यादा इरोड कर देंगे, मतलब डीप रिलीज करेंगे, डीप तक खुदाई की जाएगी हैवी ट्रैक्टर से, आपकी मशीनरी से, तो उससे जो है डिफोरेस्टेशन, मोनोकल्चर, ये सारे के सारे जो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाते हैं। कंस्ट्रक्शन और माइनिंग इंडस्ट्री से भी बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ये लगभग हमने कोल ऐश, फ्लाई ऐश, इसमें भी देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकलती है, तो आपको हेल्पफुल रहेगी साइंस एंड टेक की भी, है ना, बहुत हेल्प रहेगी उसकी, अगर आप दोनों को कंबाइन करके चलेंगे तो सॉइल इरोजन हो गया, डिफोरेस्टेशन, वनों का कटाव, मिट्टी का अपरदन, एग्रीकल्चर से निकलने वाली या फिर राइस फील्ड से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड, और परिवहन के क्षेत्र में जहां पे आप ईंधन को जला रहे हैं, और इसके अलावा और क्या था, माइनिंग, अगर आप यहाँ पे माइनिंग करते हैं, खनन करते हैं, तो उससे भी बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निकलती है। ऑल्सो हमने देखा कि वाइल्ड एनिमल हस्बेंड्री इंडस्ट्री इज एसोसिएटेड विद मीथेन, तो एनिमल हस्बेंड्री इंडस्ट्री में कैसे मीथेन बाहर निकलता है, तो उसके बारे में लिखा था, क्योंकि जो रूमिनेंट्स हैं, कैटल्स हैं, चाहे वो कैटल है, डियर है, शीप है, गोट है या कैमल है, ये सारे के सारे जो रूमिनेंट्स हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स को यूज करते हैं अपने खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, जिसे बोलते हैं मिथेनोजेंस, और ये मिथेन इवॉल्व करते हैं, और इसी कारण जो है ये हार्ड जितने भी प्लांट्स को खाते हैं उस मटेरियल को डाइजेस्ट कर पाते हैं, और इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे जो इनकी डाइजेस्टिंग प्रोसेस है उसको कहते हैं एंटेरिक फर्मेंटेशन। तो जो रूमिनेंट्स हैं, कैटल्स हैं, उनमें एंटेरिक फर्मेंटेशन होती है। मेथड्स टू कंट्रोल, आप इनको सिंथेटिक केमिकल दे सकते हैं, मोर फैट दे सकते हैं, मतलब फैट इनको ज्यादा दीजिए इनकी डाइट में, नेचुरल सप्लीमेंट दे सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था जैगरी, इसके साथ साथ में आप ग्रेन्स को मिक्स कर सकते हैं, ऑयल सीड को मिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, सॉल्यूशन टू रिड्यूस कार्बन, इनको मार्क्स की पड़ी हुई है यहाँ पे, मेरे को बाइक देख करके देखो सर, मेरा टेस्ट नहीं शो हो रहे, टेस्ट आप शो करिए, आपको शो होंगे असाइनमेंट में। मनविंदर सर मार्क्स कितने 10 से गए, आप असाइनमेंट में देख सकते हैं, कर रहे हैं मार्क्स कितने 10 से गए। रिकॉर्ड हो रही है क्लास।
तो लेट आएगी यूट्यूब पे। नेक्स्ट, सोल्यूशन टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस। कार्बन एमिशंस को हम कैसे रोक सकते हैं, उसके लिए कुछ एक मेथड्स। पहला मेथड हमने देखा था कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, दूसरा था क्लाइमेट इंजीनियरिंग, तीसरा था यूएन रेड प्लस प्लस एंड नेक्स्ट था ग्रीन कॉरिडोर। तो सबसे पहले हमने जो मेथड इसमें यूज किया था कार्बन को एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए, वो था कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या है, जितने भी कार्बन आपके एटमॉस्फेयर में इवॉल्व हो रही है, चाहे वो नेचुरली इवॉल्व हो रही है, चाहे वो आर्टिफिशियल मेथड से इवॉल्व हो रही है, उसको हमने क्या करना है, सिक्वेस्ट्रेशन करनी है। सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है उसको एब्जॉर्ब करना है, उसको मिनिमाइज करना है, उसको अवशोषित करना है। कार्बन को यहाँ पे एब्जॉर्ब करने की बात की जा रही है। अब बहुत सारे मेथड्स हैं। द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्रोसेसेस मेथड थ्रू विच कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द सराउंडिंग like atmosphere environment या stored in liquid or solid form with the goal of reducing global warming and climate change, it is known as carbon sequestration। तो चाहे वो नेचुरल मेथड हो चाहे आर्टिफिशियल मेथड हो, जिसके थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करना चाहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना चाहते हैं हमारे सराउंडिंग से, चाहे वो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारा एनवायरमेंट है, या फिर उसे हम लिक्विड फॉर्म में रखें, सॉलिड फॉर्म में रखें, बट ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का जो हम काम कर रहे हैं उसको कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मेथड। इट इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू रिड्यूस पोल्यूशन। तो ये सबसे बेस्ट एक हमारे पास ऑप्शन है, एक प्रक्रिया है जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम कर सकते हैं या पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। पहले हमने देखा कि नेचुरल मेथड। तो नेचुरल मेथड में अगर हम देखें तो सिंपल, ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करिए। नेचुरल में हमारे पास पहला था अफॉरेस्टेशन। ज्यादा से ज्यादा अगर आप पौधारोपण करते हैं, पेड़ लगाते हैं, ट्रीज लगाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली पौधे ही उनको कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको एक टाइप से ओरिजिनली या फिर आप कह सकते हैं नेचुरली ओशंस जो हैं, आपके महासागर जो है, समुद्र जो है, वो भी ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। कैसे? क्योंकि उसमें बहुत सारी फाइटोप्लैंक्टन्स है, बहुत सारे वहां पे मेरीन आपके ऐसे स्पीसीज हैं जैसे कोरल्स हैं, उनको या फिर जूजैंथली जिसे कहते हैं, एल्गी है, वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करती है ओशंस में, जिसे ब्लू इकोनॉमी भी कहते हैं। तो वहां पे ओशंस में भी इसको रिड्यूस करता है। बट जैसे जैसे हम इतना ज्यादा कार्बन को या कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं, जिसके कारण समंदर में या फिर आप कह सकते हो ओशन जो आपकी फूड चेन है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी, ओशन एसिडिफाई होते जाएंगे, और एसिडिफिकेशन के कारण जहां पे हमने ओशंस को कार्बन सिंक बनाना है, जहां पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक करवाना है या फिर एब्जॉर्ब करवाना है, वहां पे ये कार्बन सोर्स बन सकता है। ये कारण एक और भी है जिसके कारण बहुत सारे जो मरीन वर्टेब्रेट्स हैं या मरीन जितने भी आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो सकती है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर ओशन में बढ़ती है तो वो हार्मफुल है। दूसरी जगह पे आपके पास है आर्टिफिशियल मेथड्स। आर्टिफिशियली आप कैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम कर सकते हैं। तो पहला हमने देखा था जियो इंजीनियरिंग। ये प्रोसेस है जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को या फ्लू गैस को जहां पे भी इंडस्ट्री है वहां से कैप्चर किया जाता है, अंडरग्राउंड इसको स्टोर किया जाता है किसी रिजर्वोयर में, और जहां पे आपके कोई अबंडेंट कोल फील्ड है या फिर ऑयल फील्ड है वहां पे ये प्रोसेस की जाती है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाद में हम कार्बन फार्मिंग के लिए यूज करते हैं। सिंपल, जो आपकी इंडस्ट्रियल कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कैप्चर करना है एंड देन स्टोर करना है किसी अंडरग्राउंड रिजर्वोयर में। जब ये रिजर्वोयर में यहां पे स्टोर होगी तो उसको बाद में हमने कार्बन फार्मिंग के लिए यूज करना है। और इसी के साथ आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया था कार्बन फार्मिंग। तो कार्बन फार्मिंग होता क्या है? तो कार्बन फार्मिंग में आप देखिए, इट इज द नेम ऑफ डिफरेंट और वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चरल मेथड प्रैक्टिसेस व्हिच कैप्चर्स द कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूजेस इट फॉर द एग्रीकल्चर बाय स्प्रेइंग इट ओवर द एग्रीकल्चर फील्ड। सिंपल, अब जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे हमने प्रोसेस की है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमने प्रोसेस करने के बाद एग्रीकल्चरल फील्ड में स्प्रे करना है, जिससे
आपकी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बन फार्मिंग। नेक्स्ट बेनिफिट्स क्या है कार्बन फार्मिंग के? हाँ जी, हाँ जी, आएगा। आयरन फर्टिलाइजेशन, यूरिया फर्टिलाइजेशन, बायोचार, बरियल सब आएगा। बेनिफिट क्या है? इससे सॉइल की जो कैपेसिटी होती है टू रिटेन वाटर, तो ये ज्यादा से ज्यादा वाटर रिटेंशन कर सकता है, तो सॉइल की वाटर रिटेंशन पावर बढ़ जाती है। पानी को ज्यादा समय तक ये होल्ड करके रख सकता है, पानी का रिसाव इसमें बढ़ जाता है। इट इंक्रीजेस द ह्यूमस या फिर ऑर्गेनिक मैटर इन दी सॉइल, तो ह्यूमस को भी बढ़ाएगा ये और ऑर्गेनिक मैटर को भी बढ़ाता है। आपकी जो सॉइल में ह्यूमस है, ह्यूमिडिटी है या फिर सिंपल मॉइस्चर है, ऑर्गेनिक मैटर है, उसको भी बढ़ाता है। साथ साथ में ये हमें बेनिफिशियल क्यों है? क्योंकि इससे हमारा एक्सपेंस खत्म हो जाता है। किसका? फर्टिलाइजर का। आपको एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स, एक्स्ट्रा उर्वरक इसमें नहीं डालने पड़ते, तो ये फर्टिलाइजर्स की जो मात्रा है उसको भी कम करता है, तो किसानों का जो फालतू में खर्चा होता है वो भी कम हो जाता है। नेक्स्ट है एग्जांपल, इसमें अगर हम देखें इसी का ही जो हम देख रहे हैं कार्बन फार्मिंग में, जैसे प्रोसेस होती है मल्चिंग। मल्चिंग में हम क्या करते हैं, जितना भी हमारे पास बायोमास होता है उसको स्प्रेड कर देते हैं ओवर द फील्ड, फिर अगेन ऊपर से मिट्टी, फिर अगेन उसके ऊपर बायोमास। फॉर एग्जांपल पत्तियां लेंगे आप, जो है किसी पौधे के नियर बाय पत्तियां फेंक देंगे, पत्तियों के ऊपर फिर से आप क्या करेंगे, कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल डाल देंगे, चाहे वो आपका फूड वेस्ट ही हो, फिर मिट्टी डाल देंगे, फिर अगेन मतलब 2-3 लेयर डालते हैं, अगेन बार बार पानी देते रहते, उसके बाद ये खुद ही बायोडिग्रेड होता है, केचुए बनते हैं, एंड देन आपकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। सॉइल में जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बढ़ता है, सॉइल सॉफ्ट हो जाती है और वाटर रिटेंशन ज्यादा कर सकती है। नेक्स्ट वो प्रोसेस है दैट इज बायोचार बरियल। बायोचार बरियल सेकंड प्रोसेस है, देखा जाए तो इट इज थर्ड, क्योंकि कार्बन फार्मिंग के बीच में था, पर चलो कोई नहीं। बायोचार बरियल, बायोचार मीन्स बायोलॉजिकल चार, चार इज चारकोल, it is biological charcoal, and also burial means इसको हमने buried करना है, दबा देना है। so बायोचार में क्या होता है? burial में it is the process which reduces the soil waste material और biomass। there are two methods। एक तो हम क्या करेंगे, जितना भी आपके पास बायोचार है, बायोलॉजिकल चारकोल है, उसको हम इंसेनरेशन प्रोसेस से, मतलब इंसेनरेशन मैंने आपको बताया था, जहां पे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने इसको बर्न करना है, इसको प्रोसेस करना है, मतलब जलाना है। दूसरा आपके पास जो है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस मींस जहां पे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमने क्या करना है, इसको प्रोसेस करना है। तो एक है इंसिनरेशन, एक है पायरोलिसिस। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी, तो एक जिसमें प्रेजेंस है ऑक्सीजन की, दैट इज एरोबिक, दूसरा है एनारोबिक। तो इन दो तरीकों से जो है आप इसको बायोचार को या बायोचार बरियल की प्रोसेस जो है उसको कंडक्ट कर सकते हैं। बायोचार मींस बायोलॉजिकल चारकोल। बायोचार इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सेम वही बात है, नहीं चलिए। नेक्स्ट, बहुत तेज नहीं है हरदीप सिंह, तेज होना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर मैं इसको और ज्यादा स्लो कराऊंगा तो आपका आज का टॉपिक रह जाएगा। तेज नहीं है, पिछला देखिए, आपको अगर लेक्चर देखना है तो वहां पे ये तेज नहीं दिखेगा, बहुत स्लो दिखेगा, बहुत आराम से दिखा जाएगा, बट मेरे को इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि आप लास्ट क्लास में नहीं आए होंगे। वैसे ही कुछ एक हमारे पास बैठे हैं ऑफलाइन स्टूडेंट, वो भी क्लास में नहीं आए थे, थोड़ा उनको तो कनेक्ट करवाए, है ना विक्रमजीत। नेक्स्ट, आयरन फर्टिलाइजेशन, इसको कहते हैं लोहा फैक्स, आयरन फर्टिलाइजेशन। दिस इज थर्ड प्रोसेस। पिछले लेक्चर्स प्लीज देखिए अगर आप न्यू हैं तो, क्योंकि 12 लेक्चर रिपीट करना पॉसिबल नहीं है। आयरन फर्टिलाइजेशन, इस प्रोसेस का नाम है लोहा फैक्स। अरे यार, लोहा फैक्स
इसमें देखिए आप, इट इज एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स इन द ओशन वाटर। हम क्या चाहते हैं कि जितने भी आपके ओशन में फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स क्या हैं, ये बहुत ही सूक्ष्म प्रकार के पौधे होते हैं जो कि समंदर के पानी के अंदर या महासागरों के अंदर पाए जाते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन्स को हमने क्यों बढ़ाना है, क्योंकि इन्हीं फाइटोप्लैंक्टन्स को वहां पे पाए जाने वाली डिफरेंट टाइप की, नहीं स्मॉल नहीं, पहले टाइनी, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और बिगेस्ट साइज की जितने भी फिशेस पाई जाती हैं। तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, बहुत ही छोटे आकार के पौधे जो कि समंदर के नीचे पाए जाते हैं, ये बहुत ही छोटी फिशेस को, स्मॉल फिशेस को, देन मीडियम, लार्ज एंड बिगेस्ट फिशेस को सरवाइव करने के लिए हेल्प करते हैं। अगर ये फाइटोप्लैंक्टन्स नहीं होंगे तो सारा का सारा जो इनका फूड चेन है वो डिसरप्ट हो जाएगा। सो इसी फाइटोप्लैंक्टन्स को बढ़ाने के लिए ये प्रोसेस की जाती है। तो इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, पानी के ऊपर आयरन डस्ट को छिड़काव किया जाता है ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है उसको कम किया जा सके। और इस प्रोसेस में आयरन डस्ट जो है ओशन वाटर के ऊपर छिड़का जाता है। सो आयरन डस्ट का मतलब क्या है कि लोहे के, जो लोहा है उसका चूर्ण, या फिर आप कह सकते हैं उसका धूल कण, उनको जो है इसके ऊपर छिड़का जाता है। तो लोहे के जो पार्टिकल्स हैं या फिर आयरन के जो डस्ट है उसको इसके ऊपर छिड़का जाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाए और फाइटोप्लैंक्टन बढ़ जाए। साइड इफेक्ट क्या है, अगर आप ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन को ग्रो कर देते हैं, अगर फाइटोप्लैंक्टन ज्यादा बढ़ जाते हैं, अगर पॉपुलेशन राइज होती है, अगर सडन पॉपुलेशन राइज होगा इसका, तो हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद ये किसी कैटास्ट्रोफिक इवेंट के कारण, चाहे वो हाई टाइड हो, लो टाइड हो या सुनामी हो, कोई अर्थक्वेक हो, तो उस कारण ये सारे के सारे फाइटोप्लैंक्टन डेड हो जाएंगे, पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देंगे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सड़ना शुरू कर देंगे पानी में। जैसे पानी के ऊपर ये सड़ना शुरू कर देते हैं, डीकम्पोज होना शुरू करते हैं, तो ऊपर से जो सनलाइट आ रही है वो नीचे नहीं पहुंच पाएगी। जो नीचे मछलियां हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मिलेगी और उनको चाहिए ऑक्सीजन, तो इससे पूरा का पूरा सिस्टम भी रप्चर हो सकता है। तो इसलिए हमने पढ़ा है एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन कैन रिजल्ट इनटू मोर अमाउंट ऑफ कार्बन इन द लॉन्ग टर्म। तो अगर ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन बढ़ जाते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी एंड देयर विल बी डिस्ट्रक्शन ऑफ ओशन न्यूट्रिएंट बैलेंस। तो समंदर, महासागरीय धरातल के नीचे जितने भी आपके पोषक तत्व हैं या फिर न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो जाएंगे। Studies have shown that fishes deviate from their behavior due to iron dust. It may release large amount of nitrous oxide. ये कह रहे हैं कि अगर ज्यादा से ज्यादा, अगर आप ओशन वाटर के नीचे बहुत ज्यादा आयरन डस्ट को फेंकते हैं तो उसके कारण जो है, जो मछलियां हैं वो उनके अंदर जो एक एबिलिटी है नेचुरल कि वो सोनार से आगे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको डिटेक्ट कर पाती हैं। अगर आयरन डस्ट ज्यादा होगा तो वो अपने बिहेवियर से डिविएट करेंगे। नेक्स्ट फिर हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए हमने कौन कौन से मेथड्स देखे। इसमें है आपके पास जियो इंजीनियरिंग, ओशन एसिडिफिकेशन या ओशन, आयरन फर्टिलाइजेशन, बायोचार बरियल, पायरोलिसिस, यूरिया फर्टिलाइजेशन। अब नेक्स्ट है यूरिया फर्टिलाइजेशन। तो यूरिया फर्टिलाइजेशन अगेन वही बात है, फर्टिलाइजेशन जहां हो रहा है वहां पे यूरिया छिड़का जाएगा। सो नेक्स्ट इज यूरिया फर्टिलाइजेशन। अब ये कार्बन के ही मेथड्स चल रहे हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के ही मेथड्स हैं, तो पूछे जाते हैं एग्जाम में। ऑप्शन दे देंगे मल्टीपल, इसमें से कौन सा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मेथड है या नहीं, तो उसमें आपको डिटेक्ट करना होता है। या फिर मेंस में जीएस पेपर 3 वहां तक अगर पहुंच जाते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, व्हाट आर द वेरियस मेथड थ्रू व्हिच कार्बन कैन बी रिड्यूस्ड फ्रॉम एटमॉस्फेयर नेचुरली एज वेल एज आर्टिफिशियली। तो वहां पे आपको ये सारी कहानी लिखनी पड़ेगी कि ये मेथड्स है, इस तरह से किया जा सकता है। तो यूरिया फर्टिलाइजेशन ये एक प्रोसेस है जहां पे यूरिया का छिड़काव किया जाता है जल राशियों के ऊपर, वाटर बॉडीज के ऊपर। इट कॉजेज द ग्रोथ ऑफ सीवीड, जिसके कारण बहुत सारी सीवीड जो है वहां पे उगना शुरू कर देती है। बाय व्हिच द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी इजीली रिमूव। तो इससे फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उससे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा रिमूव की जा सकती है एटमॉस्फेयर से। हमें समझ नहीं आ रहा है। सीवीड्स कैन आल्सो बी यूज्ड एज थर्ड जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल। तो जितना ज्यादा सीवीड उगेगा, जितना ज्यादा एल्गी उगेगी, उतना ज्यादा आप बायोफ्यूल की जनरेशन कर सकते हैं। ये आपने पढ़ा था बायोफ्यूल टॉपिक में, साइंस एंड टेक में। तो वहां पे हमने कहा था कि एल्गी को क्यों यूज करना चाहिए, क्योंकि एल्गी
एक दिन में बहुत ज्यादा ग्रो कर जाती है ना। मैंने आपको बताया था कि इसका रेट ऑफ ग्रोथ कितना ज्यादा है। बायोमीथेन भी बनाई जा सकती है, रिन्यूएबल नेचुरल गैस भी इससे बनाई जा सकती है, जहां पे लगभग कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, मिथेन की जो मात्रा है वो 90% या उससे ज्यादा ही होती है। तो इसलिए हम इससे यूरिया फर्टिलाइजेशन से फाइटोप्लैंक्टन की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं। इससे हम और क्या कर सकते हैं, आरएनजी बना सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो ये सबका सब आपने लास्ट क्लास में लिखा हुआ है। बस यहां तक ही था, यहां तक ही था। अरे वाह, तो कुछ भी नहीं हुआ था फिर। सॉरी। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट, जो लास्ट हम छोड़ के चले थे। अब आपको कुछ एक फैक्ट लिखने हैं, फैक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज मैं दो करंट अफेयर हैं नवंबर के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो बताएंगे, एक होती है सीओपी क्लाइमेट चेंज के लिए UNFCCC की, एक है COP 28 अभी लास्ट हुई थी, ये अजरबैजान में हुई थी, बाकू में। उसके बारे में लिख लेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हमेशा पूछा जाता है। अब देखिए कुछ एक फैक्ट है कि भारत के कुछ एक कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पंचायत हैं, स्टेट्स हैं। ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है भारत का पहला, तो उसके बारे में कई बार पूछा जाता है। सो एक नाम लिखिए, मीनानगढ़ी, नॉट मीना, दैट इज मीनानगढ़ी एंड पल्ली, ये पंचायत के नाम है। आपको तो ग्राम पंचायत के नाम ऐसे ही होते हैं ना, कई जगह पे तो खुर्द लिखा होता है, सदर, है ना। सो मीनानगढ़ी एंड पल्ली, मीनानगढ़ी के साथ लिख लीजिए केरला। अलग अलग स्टेट्स की है ना ये, केरला, और पल्ली जम्मू कश्मीर, JNK। मीनानगढ़ी एंड पल्ली is the first carbon neutral panchayat of India, is the first carbon neutral panchayats of India, कार्बन न्यूट्रल पंचायत ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है ही नहीं, मतलब यहाँ पे कार्बन एमिशन होता ही नहीं है। सो मीनानगढ़ी केरला, पल्ली जम्मू कश्मीर आर दी कार्बन न्यूट्रल पंचायत ऑफ इंडिया। ये कार्बन न्यूट्रल पंचायत है, मतलब यहाँ पे बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं होता, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं इवॉल्व की जाती है। सो दीज आर दी पंचायत। पल्ली के बारे में लिखिए, पल्ली is also famous, Palli is also famous because it is 100% solar powered, 100% solar powered। सो आपके यहाँ पे आपने देखा कि दो प्रकार के सिस्टम आ गए, एक है कार्बन न्यूट्रल। तो कार्बन न्यूट्रल पंचायत आपके पास पूरे इंडिया में दो हैं, मीनानगढ़ी केरला में एंड पल्ली दैट इज इन जम्मू कश्मीर। दूसरा पल्ली जो जम्मू कश्मीर में है, ये 100% सोलर पावर्ड है। यहाँ पे मतलब जो भी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, किसी भी प्रकार की ऊर्जा यूज होती है, वो पूरी की पूरी सोलर एनर्जी से यूज होती है। तो यहाँ पे सौर ऊर्जा 100% है, 100% है। और दूसरा मीनानगढ़ी पहले बना था कार्बन न्यूट्रल, उसके बाद पल्ली रिसेंटली बना है। नेक्स्ट लिखिए, माजुली डिस्ट्रिक्ट कहां पे है, असम में। माजुली डिस्ट्रिक्ट ब्रैकेट में असम लिख लीजिए। माजुली डिस्ट्रिक्ट असम इज द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। तो यहां पे भी कार्बन एमिशंस बिल्कुल नहीं होते, न्यूट्रल मींस जीरो। सो माजुली डिस्ट्रिक्ट असम इज द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट स्टेट के बारे में लिखना, कौन कौन से, सिक्किम एंड हिमाचल प्रदेश। सिक्किम एंड हिमाचल प्रदेश बोथ आर
carbon neutral states of India. Sikkim and Himachal Pradesh are the both are the carbon neutral states of India, not district but states of India. These are the carbon neutral states of India. Sikkim is also फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया. ये पहला ऑर्गेनिक स्टेट भी है सिक्किम. सो यहाँ पे पूरी जैविक खेती की जाती है. यहाँ पे फर्टिलाइजर्स या सिंथेटिक केमिकल्स नहीं यूज किए जाते. इट इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया. टोटली जैविक खेती की जाती है. जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग आपका एक पार्ट है इकोनॉमिक्स में, और एग्रीकल्चर का पार्ट जो आता है आपका पेपर 3 में, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का मतलब क्या है? एक तो नेचुरल फार्मिंग करनी है आपको, प्राकृतिक खेती करनी है, और दूसरा जीरो बजट मीन्स आपको कोई खर्चा नहीं करना है. प्राकृतिक मीन्स जहाँ पे आप कोई भी बाहर से सिंथेटिक केमिकल नहीं लेते आएंगे. तो दिस इज जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग. सो यहाँ पे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग स्टार्ट हुई थी. किसी को आवाज आ रही है किसी को? चलो जैकेट में लगा लेते हैं. सजेशन आया कि जैकेट में लगाइए. लो जी, यहाँ पे पहले भी मैंने लगाया है, ऐसा कुछ नहीं है. माइक अगर यहाँ भी रखा आवाज क्लियर आती है. कोई नहीं, अभी देखिए, चेक करिए. रामपाल जी सही कह रहे हैं आप. देयर शुड बी बैन ऑन प्लास्टिक बैग्स, पॉली बैग्स. बट मुझे आप बताइए कोई अल्टरनेटिव है आपके पास प्लास्टिक का? प्लास्टिक के अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं है हमारे पास. दैट इज व्हाई ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन माइक्रो प्लास्टिक्स के ऊपर बात करती है, माइक्रोबिट्स के ऊपर बात करती है, बट कर कुछ नहीं पाती, क्योंकि हमारे पास इससे सस्ता और किफायती कोई और अल्टरनेटिव नहीं है. सो दीज आर द स्टेट्स. सिक्किम रिसेंटली कार्बन नेगेटिव भी हो चुका है. एक और पॉइंट लिखिए, कार्बन नेगेटिव. सो ये कार्बन नेगेटिव स्टेट भी है. पहले न्यूट्रल था बट अभी कार्बन नेगेटिव है. मतलब यहाँ पे न्यूट्रलिटी भी खत्म हो चुकी है, माइनस में जा चुका है. यहाँ पे बिल्कुल कार्बन अवेलेबल ही नहीं है. सो सिक्किम जाइए, फ्रेश हवा खाइए. गैंगटॉक इज द फेमस सिटी, सिक्किम. सो सिक्किम इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट एंड कार्बन नेगेटिव स्टेट ऑफ इंडिया. और ऑर्गेनिक बना था ये 2016 में. उसके बाद बहुत सारे स्टेट्स हैं जो कि कार्बन न्यूट्रल होना चाहते हैं, कार्बन नेगेटिव होना चाहते हैं. ऑल्सो कुछ एक कार्बन नेगेटिव होने के साथ साथ ऑर्गेनिक भी होना चाहते हैं. सो ये कुछ एक फैक्ट थे, एग्जाम में पूछ ले, कुछ पता नहीं होता. नेक्स्ट जो मेथड है यूरिया फर्टिलाइजेशन. कितने पॉइंट हुए थे यूरिया फर्टिलाइजेशन पे? यूरिया फर्टिलाइजेशन कौन सा पॉइंट था? थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ था. फिफ्थ पॉइंट लिखिए. अभी भी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की चल रहा है आपका, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन खत्म नहीं हुआ है. तो इसमें फोर्थ पॉइंट लिखिए आप. इस का मतलब है कार्ब फिक्स. नेक्स्ट जो प्रोसेस है आर्टिफिशियल मेथड टू रिड्यूस कार्बन एमिशन या फिर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का जो मेथड, दैट इज कार्ब फिक्स. इसमें लिखिए, इट इज द प्रोसेस which captures CO2. It is a process which captures CO2. क्या alone watching class is sufficient to memorize things? Sir, क्या alone watching class is sufficient to memorize things? Watching class is not sufficient to memorize things. Read, revise and repeat. एंड देन रिकॉल. पहले नोट्स बनाइए, क्लास समझिए, उसके बाद उसको दोबारा पढ़िए, एनालाइज करिए, उसको रिवाइज करिए. रिवाइज करने के बाद पेपर बंद करिए, किताबें बंद करिए, जो पढ़ा, जो समझ आया उसको लिख के देखिए, उसके बाद आप रिकॉल कर पाएंगे. सो यही मेथड है आपके पास. जूट बैग्स इज अल्टरनेटिव, बट जूट बैग आपको लगता है जो आपको 10 रुपए में 10 पन्नियां मिल जाती हैं, जूट बैग मिल जाएगा उतना सस्ता. सो ये कंपनीज के लिए सही नहीं है, समझ गए. जूट बैग आप एक ही रख सकते हैं घर में, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा जूट बैग्स. अब आपका 50 रुपए का चना भटूरा है, उसको जूट बैग में तो ना भेजेंगे 50 रुपए वाले में. जोमेटो आपको महंगा पड़ जाएगा, कंपनी के लिए अफोर्डेबल नहीं है.
आपका अमेजोन पे कितने गत्ते देते हैं, इतना सब आप कुछ मंगाते हैं, फोन वगैरह इतना बड़ा डब्बा डबल ट्रिपल करके उन्होंने आपको भेजा होता है। क्यों? क्योंकि कंपनी को अपनी सेफ्टी रखनी है, अपना रेपुटेशन बना के रखना है, सस्ता नहीं है झूठ है। Carfix, it is a process which captures carbon dioxide and other gases in the water. It captures carbon dioxide and other gases in the water, and stores it in subsurface, तो इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया जाएगा और जितनी भी अदर गैसेज उनको कैप्चर किया जाएगा। कैप्चर करने के लिए उन्होंने स्पेशल एक प्लांट बना रखा होता है जहां पे गैसेज को कैप्चर किया जाएगा, देन इनको स्टोर किया जाएगा सब सरफेस में, मतलब मिट्टी या आप कह सकते हैं ग्राउंड से नीचे, अंडरग्राउंड इनको जो है सरफेस के नीचे स्टोर किया जाएगा। आगे लिखिए कॉमा लगा के, बाय ड्रिलिंग एंड इंजेक्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड, बाय ड्रिलिंग एंड इंजेक्टिंग CO2, drilling and injecting CO2 along with pressurized water on the basaltic rocks. Pressurized water on the basaltic rocks. Basaltic is BASALTIC. Basaltic rocks. एग्जाम्पल आइसलैंड ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को पहले पकड़ा जाता है, कैप्चर किया जाता है, कैप्चर करने के बाद उसके साथ जितनी अदर गैसेज होती है उनको स्टोर किया जाता है। अंडरग्राउंड स्टोर करेंगे सब सरफेस के नीचे, फिर इनके बीच में ड्रिलिंग करके कार्बन डाइऑक्साइड को इंजेक्ट किया जाएगा और प्रेशराइज्ड हैवी वाटर भी इसमें डाला जाता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक टाइप से प्रोसेस की जाती है, अगेन इसी कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन फार्मिंग, कार्बन जो आपका जैसे यूरिया फर्टिलाइजेशन है वैसे इसको यूज करेंगे ताकि खेतों में या फिर कहीं पे भी इसे यूज किया जा सके, वहां पे यूज कर सके। फॉर एग्जांपल ये प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इससे पॉल्यूटेंट को रिमूव कर दिया जाता है, होती है कार्बन डाइऑक्साइड है, बट इसको आप किसी जैसे आपके डिफरेंट टाइप की लैब्स हैं, लैब्स में आप इसे यूज कर सकते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी यहाँ पे यूज की जाती है, बट इसमें इंप्योरिटी हटा दी जाती है, जितना भी इंप्योरिटी है टॉक्सिक मटेरियल वो हटा दिया जाता है। सो बासाल्टिक रॉक्स में ज्यादातर किया जाता है। कार्फिक्स जो एक्सपेरिमेंट है ये आइसलैंड कर रहा है। आइसलैंड जो है पूरी की पूरी कंट्री वॉल्केनिक है ना, पूरे के पूरे एरिया जो है वो वॉल्केनिक लैंड मास है, वहां पे ज्वालामुखी ज्यादातर विस्फोट करते हैं। छोटी सी कंट्री है ना, और अच्छी कंट्री है, आइलैंड नेशन है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इंडिया इज एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज, इंडिया इज एक्सप्लोरिंग द possibility of introducing, India is exploring the possibilities of introducing technologies by utilizing coal-fired power plants, coal-fired power plants, comma, clean coal technology and enhanced oil recovery, तो ये कह रहे हैं कि आइसलैंड तो एक काम कर ही रहा है, बट इंडिया चाहता है कि ये अपनी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करे, अब नई टेक्नोलॉजीज के थ्रू हम देख पाए कि हम कौन कौन से एरिया से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर सकते हैं, या जितने भी आपके ऑयल फील्ड्स हैं वहां से आप ऑयल को रिकवर कर सकते हैं। इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेंगी, चाहे वो आपका कोल फायर्ड
पावर प्लांट है, चाहे आपके कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स हैं, चाहे आपके क्लीन कोल टेक्नोलॉजी है, कोयले को हम क्लीन करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी ऐसी हम इवॉल्व करना चाहते हैं। ऑल्सो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो ऑयल है उसकी रिकवरी की जा सके। सो फुल स्टॉप के बाद फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इट वॉज सेड इन पोस्ट कंबशन, इट वॉज सेड इन इंडिया के उस टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्टर थे, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में जाके कहा था कि हम चाहते हैं कि हम ऐसी पॉसिबिलिटीज देखें, ऐसी टेक्नोलॉजी को हम इजाद करें जिससे जितना भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का पोल्यूशन है उसको हम एज अ फ्यूल यूज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि फ्लाई ऐश या कोल ऐश जो है उसको हम लिक्विफाई करेंगे तो उससे गैसेस बनाई जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल रिन्यूएबल एनर्जी इससे जनरेट की जा सकती है। ऑल्सो इसी कार्बन डाइऑक्साइड को आप एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं या फिर आपके जहां पे रिसर्च सेंटर्स है वहां पे इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने अपनी बात कही थी, लिखना पड़ेगा। अब लिखिए, इट वाज सेड इन पोस्ट कंबशन कार्बन कॉन्फ्रेंस, इट वाज सेड इन पोस्ट कंबशन कार्बन कॉन्फ्रेंस, इट वाज सेड इन post combustion carbon conference organized by the International Energy Agency, organized by the International Energy Agency, International Energy Agency। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने एक कॉन्फ्रेंस, एक सम्मेलन उसको इन्होंने होस्ट किया था जिसका नाम था पोस्ट कंबशन कार्बन कॉन्फ्रेंस। वहां पे ये बात कही गई थी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का जो ये प्रोग्राम था। आगे लिखिए, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ग्रीन हाउस गैस इनिशिएटिव, ग्रीन हाउस गैस GHG गैस इनिशिएटिव। स्पेशली ये कॉन्फ्रेंस जो थी ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर ही थी और इस पे इंडिया ने कहा था कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर या ऐसी पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं, ऐसी संभावना ढूंढ रहे हैं जिससे पूरे के पूरे जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है उसको हम एज अ सोर्स यूज कर पाए। ऐसे तो हमारे पास ये पॉल्यूटेंट है बट इसे हम सोर्स की तरह यूज कर सकें। अब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का नाम आ ही गया है तो क्यों ना इसके बारे में चर्चा की जाए। तो आप हेडिंग डालिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज एन ऑटोनॉमस इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनॉमस इंटरगवर्नमेंटल, इट इज एन ऑटोनॉमस इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऐसी संस्था है जो कि ऑटोनॉमस है, मींस इसके ऊपर किसी का भी कोई दबाव नहीं है। इंटरगवर्नमेंटल है मतलब बहुत सारी गवर्नमेंट जो है इसके साथ इनिशिएट करती है, इसके साथ अपना इंटरेक्शन रखती हैं। तो ऑटोनॉमस मींस स्वतंत्र, और ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन, और इंटरगवर्नमेंट मतलब बहुत सारी गवर्नमेंट जो है इनके साथ कंबाइंडली काम कर रही हैं। सो इट इज एन ऑटोनॉमस इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन established in the framework of established in the framework of OECD, कैपिटल में लिखिए OECD, established in the framework of OECD। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इंटरगवर्नमेंटल अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें फ्रेमवर्क जो है किसका देखा जाता है, OECD का। OECD का फुल फॉर्म लिखिए, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। अगेन इसको आप पढ़ेंगे एनवायरनमेंट के अलावा किस पे, साइंस में नहीं पढ़ेंगे इसको आप पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में, जहां पे आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आती है। तो इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD।
सो OECD ने इसको बनाया था, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को, फुल स्टॉप। हेडक्वार्टर है इसका पेरिस फ्रांस में, इसका IEA का, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। सो इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। अब लिखिए आप रीजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट, इसको क्यों बनाया गया, रीजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट। सिंपल, ऑयल क्राइसिस ऑफ 1973, ऑयल क्राइसिस ऑफ 1973। तो 1973 में ऑयल क्राइसिस आए थे, उसके बाद इसको बनाया गया। मैंडेट क्या है, मतलब इनका उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट लिखिए मैंडेट, मतलब किस चीज को लेकर ये आए हैं। इनके पास 3E हैं, 3 E's। सो ऑयल क्राइसिस के बाद इसको बनाया गया, इसके बाद 3 E's हैं। एक है एनर्जी सिक्योरिटी, दूसरा एनर्जी डेवलपमेंट, तीसरा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। सो फर्स्ट इज, ये चाहते हैं एनर्जी को सिक्योर किया जाए, ऊर्जा का संरक्षण किया जाए, एनर्जी सिक्योरिटी। दूसरा एनर्जी डेवलपमेंट, डिफरेंट टाइप के तरीकों से आप ऊर्जा का विकास करिए, ऊर्जा को बनाइए। और तीसरा है आप एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करिए, एनर्जी को बनाने के चक्कर में एनवायरमेंट का दोहन नहीं होना चाहिए, एक्सप्लोटेशन नहीं होना चाहिए। तो दिस इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये इनका तीसरा E है। सो इनका मैंडेट ये है, 3 मैंडेट है इनके, 3 E's। मेंबर्स लिखिए कौन कौन से हैं इसके, जितने भी लोग OECD के मेंबर हैं वो सारे ही हैं इनके मेंबर्स। मेंबर्स सिंपल लिखिए ऑल OECD मेंबर्स एक्सेप्ट, कुछ एक कंट्रीज हैं जो कि OECD के मेंबर नहीं है, तो अल्टीमेटली इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के भी मेंबर्स नहीं है। फर्स्ट लिखिए इजराइल, इनको अलग हट के रहना होता है हमेशा। इजराइल, आइसलैंड, चिली एंड स्लोवेनिया, ऑल OECD मेंबर्स एक्सेप्ट चिली, इजराइल, आइसलैंड and last is Slovenia, SLOVENIA. So these are not the members of, not of the OECD, not of the IEA। ना ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मेंबर्स हैं, ना ही ये OECD के मेंबर्स हैं। अब इंडिया है इसका मेंबर, वी आर एसोसिएट मेंबर्स। तो लिखिए आप इंडिया, चाइना एंड ब्राजील। इंडिया, चाइना and Brazil are the associate members, सहायक मेंबर्स हैं, फुल टाइम मेंबर्स नहीं है, एसोसिएट मेंबर्स। रशिया भी इसका मेंबर नहीं है, जब से लड़ाई कर रहा है रशिया को बहुत जगह से हटा दिया गया है। IEA हाँ ऑयल मार्केट और एनर्जी सेक्टर के ऊपर काम करता है। व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल इज यूज्ड टू बिल्ड ग्रीन हाउस गैस, What kind of material is used to create greenhouse gas? बताओ इनको। बाइक चलाइए, बाइक ऐसी चलाइए जिसमें से धुआं निकलता हो, वो बनाएगा ग्रीन हाउस गैस, है ना। लकड़ी जलाना शुरू कर दीजिए, ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन ग्रीन हाउस गैस, इसको बोलते हैं ग्लास हाउस इफेक्ट, इसको पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। अभी इतना ही इनफ है आपके लिए कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस। सो ग्रीन हाउस गैस को, किसी भी कार्बन मटेरियल को जला दो, पेपर जला दो, है ना, लकड़ी जला दो, कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेगा। कुछ भी मटेरियल है कॉन्स्टिट्यूएंट, प्लास्टिक जला दो, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो ग्रीन हाउस गैस इवॉल्व होगी इससे। तो कुछ मत जलाना घर पे, पता लगा सब कुछ जला दिया, क्लास में पढ़ा था जला देना है तो जला दिया। सर ऑयल क्राइसिस क्या होता है? ऑयल क्राइसिस मतलब जब तेल का कमी पड़ गई थी, है ना। फॉर एग्जाम्पल ईरान में लड़ाई चल पड़े, जितने भी आपके ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं सब में लड़ाई चल पड़े और वहां से ऑयल बाहर नहीं निकल पाए, तो ऑयल क्राइसिस। खत्म नहीं होता तेल, बट आ नहीं रहा था, सप्लाई रोक दी गई। नेक्स्ट है एनर्जी वॉच ग्रुप। IEA जो है इसी का एक ग्रुप है, मतलब छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, सब्सिडरी है, इसका नाम है एनर्जी वॉच ग्रुप। एनर्जी वॉच ग्रुप
इसलिए आपको कह रहा हूं यहाँ पे कोई चैप्टर नहीं है, इट इज ऑल टुगेदर कंबाइंड, है ना, कि पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन कराएं या फिर पहले आपको सारा इकोलॉजी करा दें फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन अलग से कराएं। जो आ रहा है बस आ रहा है, वो जुड़ता जा रहा है हमारे साथ और साथ साथ में कंबाइंडली लिखते जा रहे हैं आप। फॉर एग्जांपल टॉपिक है ही नहीं आपका एनर्जी वॉच ग्रुप का, ना ही इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का, आप पढ़ रहे हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। इससे आप भ्रमित भी हो सकते हैं। एक कारण ये है, अगर आपने पूरी क्लास नहीं लगाई है, कि पहले तो कुछ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन नाम की चीज चल रही थी, फिर उसको आर्टिफिशियल मेथड देख रहे थे, उसके बाद सीधा हम पहुंच जा रहे हैं कहां पे, आइसलैंड, फिर हम इंडिया के ऊपर बात करें, इंडिया से फिर हम पहुंच जा रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सब्सिडरी आ जा रही है। तो इसको कंबाइंडली पढ़ते जाइए तभी समझ में आएगा, नहीं तो ये समझ में आने वाली चीज नहीं है। क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल बायोडाइवर्सिटी में जाके मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करवाऊंगा, बट जो यहाँ पे होगी फिर वो नहीं होगी वहां पे। तो इसलिए पूरा कंबाइंड पढ़िए, जो आपका चल रहा है फ्लो में उसको पढ़ते जाओ। अभी 12 या 13वां लेक्चर है आज, मेरे को भी याद नहीं इतना, पर लगभग 12 हो चुके हैं, 12 हो गए, 13 है, 13 नंबर है, 13th है। सो नेक्स्ट लिखिए आप, नाम क्या था, एनर्जी वॉच ग्रुप। ये भी ऑर्गेनाइजेशन है, बट किस किस की, साइंटिस्ट की और पार्लियामेंटेरियंस की। सो इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंटिस्ट एंड पार्लियामेंटेरियंस। तो कुछ एक सांसद हैं इसमें, कुछ एक इसमें वैज्ञानिक हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है। सो एनर्जी वॉच ग्रुप इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंटिस्ट एंड पार्लियामेंटेरियंस। बिल्कुल सही मनप्रीत सिंह, इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ साइंटिस्ट एंड पार्लियामेंटेरियंस। पार्लियामेंटेरियंस located in Berlin, Germany. Located in Berlin, Germany. जर्मनी बहुत अच्छा काम करता है। फॉर एग्जाम्पल COP आज हम डिस्कशन करेंगे तो उसमें हम देखेंगे जर्मनी जो कमिटमेंट कर देता है वो पूरी करता है, और US और कनाडा जब उनको भागना हो तो वो अपनी कन्वेंशन से, अपने कमिटमेंट से भाग जाते हैं। सो इसमें लिखिए पार्लियामेंटेरियंस लोकेटेड इन जर्मनी या बर्लिन, इट फंक्शंस एज एन इंडिपेंडेंट think tank It functions as an independent think tank regarding research and study of various developments regarding research and study of various developments regarding renewable as well as conventional energy. Renewable as well as conventional energy. So ये डिफरेंट टाइप के जो मेथड्स हैं, रिसर्च है, उनके ऊपर काम करते हैं कि कैसे रिन्यूएबल एनर्जी ज्यादा से ज्यादा जनरेट की जा सकती है और कन्वेंशनल एनर्जी भी कैसे जनरेट की जा सकती है। कन्वेंशनल एनर्जी इज दी नॉन रिन्यूएबल, तो सिंपल रिन्यूएबल प्लस नॉन रिन्यूएबल दोनों एनर्जीज के ऊपर ये स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। फुल स्टॉप के बाद लिखिए इट पब्लिशेस अ रिपोर्ट नोन एज वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। It publishes a report known as World Energy Outlook. World Energy Outlook. अब ये जो रिपोर्ट है इसमें रैंकिंग की जाती है कि भारत का वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक में कौन सा स्थान है। ये नहीं मैं कराऊंगा आपको, डोंट वरी,
ये करंट अफेयर जब आएंगे तब उसको आप डिस्कशन करेंगे। तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक की रिपोर्ट आती है हर साल और उसको जनरेट करता है एनर्जी वॉच ग्रुप। और एनर्जी वॉच ग्रुप किसके अंडर काम करता है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अंडर। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी किसने बनाई है? ओईसीडी, जितने भी नेशंस हैं उनने। तो सिंपल समझिए, ओईसीडी, उसके बाद आईईए, फिर आईईए के बाद आता है एनर्जी वॉच ग्रुप। एनर्जी वॉच ग्रुप निकालता है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक की रिपोर्ट। तो इंटीग्रेटेड है सारा का सारा मेथड। अब आप अगेन वापस आएंगे बैक टू बेसिक्स। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का नेक्स्ट मेथड दैट इज ब्लू कार्बन इनिशिएटिव। ब्लू कार्बन इनिशिएटिव, ये फिफ्थ है सिक्स्थ है? सिक्स्थ है। ये सिक्स्थ आपका मेथड है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का। इसका नाम है ब्लू कार्बन इनिशिएटिव। ब्लू कार्बन क्या है? ओशियंस इनिशिएटिव, ब्लू कार्बन इनिशिएटिव। नेक्स्ट, सिंपल लिखिए, ब्लू कार्बन इज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लू कार्बन इज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड stored in amount of carbon dioxide stored in the, कहां पे? stored और captured in the, एक और लिखिए, stored और captured in the oceans, captured in the oceans in the form of biomass, stored in the oceans in the form of biomass. Stored in the oceans in the form of biomass. In the form of biomass. तो जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी समंदर में या समंदर के नीचे कैप्चर्ड है, स्टोर्ड है, उसको हम कहते हैं ब्लू कार्बन। आगे, ब्लू कार्बन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग बायोमास। ब्लू कार्बन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग बायोमास। तो एग्जांपल मैंने आपको जैसे कहा, पहले डेफिनेशन उसके बाद एग्जांपल जरूरी है। ब्लू कार्बन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग बायोमास। पहला बायोमास है मैंग्रोव्स, सबसे मेन। पहला है मैंग्रोव्स, फिर सॉल्ट मार्शेस, सॉल्ट पैन्स, सॉल्ट मार्शेस, salt pans, salt marshes, salt pans, and algae or cyanobacteria, and algae ब्रैकेट में cyanobacteria on the seabed, on the seabed. सिंपल। तो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड समंदर के नीचे कैप्चर्ड है या फिर स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये बायोमास की फॉर्म में वहां पे देखने को मिलती है। तो ज्यादातर जो आपके बायोमास है समंदर के नीचे, जैसे कि कुछ एक मैंग्रोव्स हैं, सॉल्ट पैन मतलब जहां पे आपका समंदर का पानी इकट्ठा होकर सॉल्ट इकट्ठा करता है, दैट इज सॉल्ट पैन। अब इसी एरिया में कुछ एक सॉल्ट मार्शेस है, फॉर एग्जांपल गल्फ ऑफ नहीं रन ऑफ कच्छ। जितना भी टाटा सोल्ट बन रहा है ये इट इज बीइंग प्रिपेयर्ड एट दी रन ऑफ कच्छ रीजन, है ना। इस गल्फ में जाके इस रन ऑफ कच्छ में जो है पानी इकट्ठा होता है, सॉल्टी पैन्स हैं, वहां पे सॉल्ट पैन्स लग रखे हैं, सॉल्ट मार्शेस लग रखे हैं, मतलब ऐसा ही एक मार्शी लैंड है। वहां पे आपको जो है ज्यादातर ये बायोमास देखने को मिलेगा जिसे कहते हैं ब्लू कार्बन। सो एल्गी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एल्गी किसी प्रकार की भी हो सकती है। साइनोबैक्टीरिया का मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, blue green algae, also zooxanthellae, no गलत लिख रहे हैं इसको, ये एल्गी दूसरे प्रकार में पाई जाएगी,
ज़ूकोज़ेंथली, जिसको आप कहते हैं कोरल रीफ। तो ये एल्गी कई प्रकार की है, पर हमने सिंपल एल्गी लिखा क्योंकि एल्गी के बहुत सारे प्रकार हैं। ठीक है जी, फुल स्टॉप के बाद लिखिए द ब्लू कार्बन कैन बी यूज्ड फॉर द ब्लू कार्बन कैन बी यूज्ड फॉर द sequestration. The blue carbon can be used for the sequestration by strengthening the blue carbon ecosystem. Blue carbon can be used for the sequestration blue carbon can be used for sequestration by strengthening the blue carbon ecosystem. तो अगर ब्लू कार्बन इकोसिस्टम मींस अगर हम मैंग्रोव्स को, सॉल्ट पैन्स को, सॉल्ट मार्शेस को स्ट्रेंथन करते हैं, इनको बचाते हैं, इनका संरक्षण करते हैं, तो ब्लू कार्बन आपका बढ़ता जाएगा। जितना ब्लू कार्बन बढ़ता जाएगा ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता रहेगा, सिक्वेस्ट्रेशन करता रहेगा। सो ये फायदा है इसका। नेक्स्ट लिखिए एनहांस्ड वेदरिंग, ये है आपका 6th-7th एनहांस्ड वेदरिंग। Enhanced weathering, blue carbon initiative, carbon sequestration and storage, coastal protection, biodiversity, human beings. Enhanced weathering लिखते जाइए बस, अब प्रोसेसेस खत्म करते हैं जल्दी। It is a technique by which carbon dioxide is dissolved. The carbon dioxide is dissolved naturally or artificially. It is a technique by which carbon dioxide is dissolved naturally or artificially. Carbon dioxide is dissolved naturally or artificially from the atmosphere and stored in the deep geological formations. Stored in the deep geological formations The basaltic rocks are best source of enhanced weathering. The basaltic rocks are the best source of enhanced weathering. तो इस प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड आपके एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में प्रेजेंट है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को एक टाइप से आर्टिफिशियली स्टोर करेंगे या नेचुरली स्टोर करेंगे। उसके बाद उसको डीप किसी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, मतलब किसी अंडरग्राउंड स्टोरेज में इसको रखा जाएगा। देन इससे वेदरिंग करवाई जाएगी रॉक्स की। तो बासाल्टिक रॉक्स को अगर आपने तोड़ना है तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ड्रिलिंग मशीन्स, जिसमें पेट्रोल ये सब खर्च होता है। क्योंकि अगेन आप पेट्रोल जला रहे हैं, जेसीबी यूज कर रहे हैं, जो भी आपकी ड्रिलिंग मशीन है उनको यूज कर रहे हैं, पेट्रोल जल रहा है, फिर और कार्बन डाइऑक्साइड को जनरेट कर रहा है। इससे बेटर है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ही यूज करें उसको ड्रिल करने के लिए। नेक्स्ट मेथड है BECCS। Basaltic rocks are the best source of enhanced weathering. 7 and then 8th है BECCS। फुल फॉर्म है इसका बायो एनर्जी विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। बायो एनर्जी with carbon capture and storage. Bioenergy with carbon capture and storage, BECCS।
CCS, bioenergy with carbon capture and storage. It is a technique by which CO2 is extracted from the atmosphere. It is a technique by which CO2 is extracted from the atmosphere. It is a technique by which CO2 is extracted from the atmosphere. तो ये एक प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल में से आपके जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है. So it is a process, a technique by which carbon dioxide is extracted from the atmosphere and used for geological carbon capture and storage, and used for geological carbon capture and storage. So यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को पहले एक्सट्रैक्ट किया जाएगा एटमॉस्फेयर में से, उसके बाद फिर इसको जियोलॉजिकली कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज मैकेनिज्म के थ्रू अगेन प्रोसेस किया जाएगा. अब लिखिए द रीसेंट रिपोर्ट ऑफ IPCC, है ना. जहां जहां पे भी कुछ आएगा इसको हम करते जाएंगे. अगेन ऑर्गेनाइजेशन आ गई. Recent report of the IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. Intergovernmental Panel on Climate Change. Intergovernmental Panel on Climate Change. The recent report of IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, has indicated BECCS as the most important or key technology for reaching low carbon concentration. It is the most important or key technology for reaching low carbon dioxide concentration. Most important or key technology for reaching low carbon dioxide concentration target. Full stop. In this technique there is integration of trees, crops. In this technique there is integration of trees, crops. There is integration of trees, crops and industrial technology. Trees, crops and industrial technology to capture carbon dioxide and store it in the form of biomass. तो इस प्रोसेस को आईपीसीसी ने भी सराहा. उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है, की टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव है, जहां पे हम कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है उसको कम करना चाहते हैं, उस टारगेट को हम इजीली इससे पूरा कर सकते हैं. इसमें हम ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाएंगे, क्रॉप्स को हम ज्यादा से ज्यादा ग्रो करेंगे, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा यूज कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए वो यूज करेंगे, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है सारी की सारी स्टोर हो सके और उसको हम बायोमास की तरह यूज कर सके, वही कार्बन फार्मिंग में यूज कर सके. एक और है PYCCS. कितने हो गए? 7, 8, 9. दिस इज 9. अरे एक मिनट. कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, इससे क्या पता चलता है? इट इज इंपॉर्टेंट, है ना. सल्फर साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल बहुत छोटे हैं क्योंकि इतना ज्यादा यूज नहीं आता. कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है ग्लोबल वार्मिंग के लिए.
नेक्स्ट इज PYCCS. इसमें लिखेंगे पायरोजेनिक, हाँ पायरोजेनिक कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज. पायरोजेनिक कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज. पायरोजेनिक कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज. कंटिन्यू करते जाइए. इट इज अ प्रपोज्ड टेक्निक बेस्ड ऑन, तो ये प्रपोज है, प्रस्तावित है, अभी तक बनाया नहीं गया इसको. इट इज अ प्रपोज्ड टेक्निक, इट इज अ प्रपोज्ड टेक्निक based on carbon fertilization, based on carbon fertilization. It is a proposed technique based on carbon fertilization, which will remove the carbon dioxide, which will remove the carbon dioxide, which will remove the carbon dioxide and increase the fertility of the soil, which will remove the carbon dioxide and will increase the fertility of the soil. It will decrease the carbon dioxide, yeah, remove the carbon dioxide and will increase the fertility of the soil. Pyro means pyrolysis. तो अब नेक्स्ट लाइन लिखिए. In PYCCS process, biomass is burnt, 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 under the oxygen deficient conditions, under the oxygen deficient conditions, oxygen deficient conditions, मतलब जहां पे ऑक्सीजन की मात्रा प्रेजेंट ही नहीं है या फिर बहुत लीस्ट मात्रा में है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन डेफिशिएंट कंडीशंस टू मेक बायोचार which is then used to increase the fertility of the soil. मैं भी लिखना लगा के थक गया हूं, खत्म करना चाहता हूं जल्दी में. So in PYCCS, biomass is burnt under the oxygen deficient conditions. आगे to make biochar which is then used to increase the soil fertility, which is then used to increase the soil fertility, सिंपल इसमें कह रहे हैं कि हम बायोचार बनाएंगे आफ्टर पायरोलिसिस और इसी को हम बायोमास की तरह यूज कर देंगे, मतलब फर्टिलाइजर्स की तरह इसको यूज कर देंगे. आप कंक्लूजन में लिखिए, अब मैं इन सब चीजों को दोहराऊंगा नहीं, आप लिखिए अदर देन दीज टेक्निक्स, एक लाइन लिखिए इन सारे पॉइंट्स के बाद. अदर देन दीज टेक्निक्स देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. अदर देन दीज टेक्निक्स देयर आर वेरियस methods of carbon sequestration, like soil conservation. Other than these techniques, there are various methods of carbon sequestration. Soil conservation, like soil conservation, zero tillage, sustainable agriculture. और क्या हो सकता है? मोनोकल्चर, चिपको मूवमेंट, एक्सेट्रा. मोनोकल्चर मतलब एक बारी में ही आपने एक क्रॉप उगानी है साल में, है ना, एक ही क्रॉप उगाएंगे एक टाइम पे.
और अगली बारी आप छोड़ देंगे उसको। सो मतलब मल्टीपल टाइम नहीं उगाना है। मोनोकल्चर मीन्स एक बार उगाना है, फिर अगला सेशन छोड़ देना, फिर अगली बार दोबारा उगानी है। सो उस तरह से मोनोकल्चर। सॉइल कंजर्वेशन, जीरो टिलेज, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मोनोकल्चर। लास्ट इज चिपको, ऐसे लिखिए, मूवमेंट्स लाइक चिपको आंदोलन, मूवमेंट्स लाइक चिपको आंदोलन। तो आपने जब ये मेजर पॉइंट्स लिख दिए 8-9 पॉइंट्स, उसके बाद तो वैसे भी एग्जामिनर बोलेगा इसको सब आता है, बट स्टिल अगर आपने 2 ही लिखे हैं, फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि कॉस्ट एनालिसिस देख रहे हैं, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है क्वेश्चन, तो आप क्या करेंगे, कुछ एक मेजर पॉइंट्स लिखेंगे। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, जैसे कि ब्लू कार्बन लिख सकते हैं, 2-4 नेचुरल लिख दो, जैसे कि अफॉरेस्टेशन लिख दिया आपने, उसके बाद आपने इसमें लिख दिया कि यूरिया फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, आयरन फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, आयरन आ रहा है मुझे। उसके बाद मतलब आपने 2 उसमें लिख देने हैं आर्टिफिशियल, 2 नेचुरल लिख दो, और साथ साथ में आप लास्ट में लिख दो कि इंस्टेड ऑफ दीज, ये भी कुछ एक टेक्निक्स है जिनके थ्रू फर्टिलाइजेशन की जा सकती है। बड़ा क्वेश्चन है तो बड़ा लिखना है, छोटा क्वेश्चन है तो आपने एक ऑर्गेनिक, एक आर्टिफिशियल या नेचुरल या आर्टिफिशियल एक लिख दिया, साथ साथ में उसका एग्जाम्पल भी देना है, और उसके बाद फिर ये लिख देना, और देन कंक्लूड, बस एक्सेट्रा। इसके अलावा ये भी एक मेथड है जिसके थ्रू कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की जा सकती है, क्योंकि उतना ही लिखिए जितना रिक्वायर्ड है। एक्स्ट्रा मार्क्स तो मिलेंगे नहीं, ज्यादा भी लिखेंगे तो 10 मार्क्स का है तो वही 7-8 मार्क्स मिलने, जो मैं आपको कह रहा हूँ कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है आपके लिए कि आप 4-4, 5-5 पन्ने भर रहे हैं 2 क्वेश्चंस के लिए। 2 पेज में लिखिए, पर इतना लिखिए कि इनफ हो, उसमें से ही मार्क्स मिल जाएंगे जितने मिलने होंगे। और अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा पेज भरेंगे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, तो फिर वो आपका टाइम वेस्ट है और पेपर वेस्ट है, इंक वेस्ट है, मतलब आपके लिए वो एक्सपेंसिव है, खर्चा है वो आपके लिए। नेक्स्ट, अब आपके पास जो है अलग है ये सिस्टम, इसको पढ़ते हैं, दैट इज मतलब ये आपके टॉपिक से हटके है ना। तो नेक्स्ट इज वर्जिन अर्थ इनिशिएटिव, वर्जिन अर्थ चैलेंज, नॉट इनिशिएटिव, दिस इज चैलेंज, वर्जिन अर्थ चैलेंज। ये एक ग्रुप है, वर्जिन ग्रुप, जिसके मालिक जिनका नाम है रिचर्ड ब्रैंसन, उन्होंने शुरू करा है। सो वर्जिन अर्थ चैलेंज, इसमें लिखिए, इट इज अ कंपटीशन विच इज ऑफरिंग, ये कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा, इसमें आप भी पार्ट लीजिए। इट इज अ कंपटीशन, इट इज अ कंपटीशन विच इज ऑफरिंग, competition which is offering $25 million, $25 million. It is a competition which is offering $25 million prize to anyone, तो ये इनाम राशि रखी गई है $25 million, प्राइज टू एनीवन, सॉरी $25 million प्राइज टू एनीवन who can demonstrate a commercially viable design, who can demonstrate a commercially viable design। सो इन्होंने ये एक टाइप से कॉम्पिटिशन चला रखा है कि आप इस कॉम्पिटिशन का पार्ट बनिए। एनीवन, ऐसा व्यक्ति जो कि डेमोन्स्ट्रेट कर पाएगा कमर्शियली वाइबल डिजाइन टू रिड्यूस और कैप्चर ग्रीन हाउस गैसेस, greenhouse gases contributing to global warming and climate change. So it is a competition which is offering $25 million prize to anyone who can demonstrate a commercially viable design to reduce or capture greenhouse gases contributing to global warming, and climate change। तो कोई ऐसा व्यक्ति
जो कि ग्रीन हाउस गैसेस को कैप्चर करने के लिए, उनको स्टोर करने के लिए बहुत ही आज सस्ता और किफायती डिजाइन बना देता है। कमर्शियली वायबल डिजाइन, मतलब जो जिसको आप इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं, है ना, वाणिज्यिक रूप में भी इसे आप यूज कर सकते हैं कमर्शियल तरीके से। तो उसको $25 मिलियन देंगे रिचर्ड ब्रांसन। तो स्टॉक के बाद लिखिए, इट इज स्पॉन्सर्ड बाय वर्जिन ग्रुप, ब्रैकेट में लिखिए रिचर्ड ब्रांसन। तो अच्छी बात है, अगर कोई ग्रुप या कोई कमर्शियल कंपनी ऐसे ऑफर दे रही है और इनाम राशि रख रही है, तो उससे क्या होगा, इनोवेशन होगा। पहली बात तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को फायदा होगा, है ना, लोगों को जो है इसमें काम करने के लिए इच्छा होगी कि हम कैसे ग्रीन हाउस गैसेस को खत्म कर दें। दूसरा, ये सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि एक ऐसा इनोवेटिव आइडिया है जिसके थ्रू ग्रीन हाउस गैसेस कम हो जाए। तो इसका अल्टीमेटली सारी की सारी जो आपकी ह्यूमन पॉपुलेशन है उसको ही फायदा होने वाला है, लोगों को ही फायदा होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अंबानी भी कहे कि हमें ये काम करना चाहिए, जैसे आपका CSR होता है ना, इनिशिएटिव, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या करते हैं, नकली कूड़ादान लगा के चले जाते हैं, बस टैक्स माफ कर दो। जितना आपने पैसा कमाया होता है उसके लिए आपको गवर्नमेंट कहती है कि आपको सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है। अगर आप CSR में पैसा लगाते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पैसा लगाते हैं, तो आपका टैक्स माफ हो जाता है, या फिर टैक्स में सबवेंशन मिलता है, थोड़ा सा आपको रिबेट मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। बट इसमें इनको क्लाइमेट के ऊपर काम करना चाहिए। क्या करते हैं, कचरा दान लगा के, तो कूड़ादान फिर को आपको पता है पब्लिकली कूड़ादान लगेगा तो फिर वो कुछ व्यक्ति विशेष है जिनको अपने घर पे चाहिए कूड़ादान, तो उस कूड़ेदान को उठा के अपने घर पे लगा लेते हैं, रातों रात चोरी हो जाते हैं। तो उनको ऐसी ऐसी चीजों के ऊपर इनिशिएटिव ना लगाकर ऐसे इनिशिएटिव लगाना चाहिए जो कि कमर्शियली वायबल हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। सो ऐसे ही रिचर्ड ब्रांसन है। नेक्स्ट लिखिए, एक नाम है कार्बन वॉर रूम। कार्बन वॉर रूम, कार्बन वॉर रूम इसी के साथ, इसके साथ ही है, मतलब इनका ही एक NGO है ये। सो कार्बन वॉर रूम इज अ NGO co-founded by, it is a NGO co-founded by Richard Branson and it is an NGO co-founded by Richard Branson and Jigar Shah बंदा नहीं है ये एक लेडी है, शी। अब ब्रैकेट में लिखिए, शी इज अ Indian origin industrialist, sometime referred as solar energy एम्बेसडर। तो इनकी जो कंपनी है वो सोलर एनर्जी के ऊपर ज्यादा काम करती है, तो इसको सोलर एनर्जी का एम्बेसडर भी माना जाता है, समटाइम्स रेफर्ड एज सोलर एनर्जी एम्बेसडर। तो ये सोलर एनर्जी के क्षेत्र में ज्यादा काम कर रहे हैं। इसके बारे में लिखिए, अब इसके बारे में फुल स्टॉप के बाद लिखिए, कार्बन वॉर रूम इज फाइंडिंग आउट market-based solutions for climate change. Market-based solutions for climate change. Market-based solutions for climate change. तो ये दोनों इकट्ठे हो गए क्योंकि इनको रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करना है, इनको एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए काम करना है। सो इसलिए इन दोनों ने इकट्ठे होकर ये NGO को यहाँ पे एस्टैब्लिश कर दिया है।
तो अच्छी बात है, ऐसी एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए। आने वाले में टाइम में इनको फिर चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिलेगा अगर ये अच्छा काम करते हैं। आपको पता है हर एक चीज जो है किसी इनिशिएटिव के लिए, किसी मोटिव के लिए की जाती है। इनको मजा नहीं आ रहा है, फिलैंथ्रोपी उपकार नहीं कर रहे हैं, ये परोपकार नहीं कर रहे हैं। दे आर डूइंग दिस बिकॉज उनको अपने नाम कभी नोबेल पीस प्राइज भी मिल सकता है इस मामले में। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर एक वायलिन बजाने वाले व्यक्ति हैं, कंडक्टर हैं, और वो वायलिन बजाते हैं फॉर पीस, उनको नोबेल प्राइज मिल गया फॉर द पीस, और आप पढ़ते रह गए। ऑल्सो एक और है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उसका, इज ऑल्सो मतलब नॉर्मल लोग हैं बट काम कर रहे हैं फॉर द पीस, है ना। सो इंदिरा गांधी पीस अवार्ड मिला है, उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा, तो इसलिए साथ साथ में करंट अफेयर पढ़िए। नेक्स्ट है आपके पास न्यूटन साइकिल में सेकंड साइकिल, जिसको ये भी गैसियस साइकिल है, जैसे कार्बन का भी है नाइट्रोजन। तो नेक्स्ट इज नाइट्रोजन साइकिल। टाइम 11 बज गए, छोड़ो इसको कल करते हैं। आपको मैं आज करंट अफेयर वाला करा देता हूं, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं होगा फिर मुझे दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, एंड मैं ऐसा चाहता नहीं कि मुझे रिपीट करना पड़े, क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल थोड़ा लंबा चलने वाला है। नाइट्रोजन साइकिल आप देख के चलिए कि ये बाय टॉयलेट तक जाएगा। आज सुबह सुबह अभी मैं टॉयलेट के बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहता। नेक्स्ट इज आप लिखिए COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। टेस्ट आपका कल ही होगा, परसों नहीं होगा, देखते हैं अभी आपका टेस्ट कैसे लें, क्योंकि लास्ट टाइम आपके 3 दिन टेस्ट हुए हैं, है ना। तो आज आपको पढ़ने का मौका दिया जाएगा। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन अच्छे से पढ़ लेना। मतलब लास्ट कहां तक होता आपका टेस्ट, याद है कुछ? इकोलॉजिकल पिरामिड तक हुआ ना, उसके आगे पढ़ लेना, मतलब कार्बन साइकिल तक पढ़ लेना। इकोलॉजिकल पिरामिड के बाद जो भी था आपने देखा ना, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, बायोमास, है ना, उसके बाद जो आपका टॉपिक है उससे लेके मतलब ये कन्वेंशंस वगैरह भी पढ़ लेना। कार्बन साइकिल रहने देना नहीं, पर कार्बन साइकिल पढ़ना ही पड़ेगा, सीक्वेस्ट्रेशन वहीं का पार्ट है, तो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन तक पढ़ लेना। इसका टेस्ट हम फिर कल कर लेंगे। COP क्लाइमेट चेंज के ऊपर हुई है क्लाइमेट समिट, इसको रोटेट करना पड़ेगा भैया। सो COP के बारे में देखें, दिस इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP, ये शुरुआत हुई थी इसकी इन द ईयर 1995 बर्लिन जर्मनी से। सो इट वाज स्टार्टेड या एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1995 एट बर्लिन जर्मनी। अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है ये हर साल ये मीटिंग होती है जिसमें ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करते हैं, राइट। इसके बाद पहली जब ये हुई तो उसके बाद 2019 में लिखिए आप, इन 2019 नहीं, 2019 है या 9 है, 2009। ये आजकल बहुत मुद्दा चल रहा है। इन द ईयर 2009 COP held, COP 15 लिखिए इसको, COP 15 COP फर्स्ट हुई आपकी, इसको यहां COP 1 ही लिख देता हूं मैं। COP फर्स्ट जो है ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी पहली बार हुई 1995 में बर्लिन जर्मनी में। 2009 में COP 15 होता है कोपेनहेगन में, कोपेनहेगन, इट वाज हैपेंड इन दी कोपेनहेगन। आगे लिखिए इसमें, where developed countries pledged, इन्होंने शपथ ली, डेवलप्ड कंट्रीज pledged $100 billion, where developed countries pledged $100 billion for the climate financing, $100 billion for the climate financing,
अब मैंने इसको साथ साथ में आपके साथ, जैसे रिचर्ड ब्रेंसन है ना, ये भी एक टाइप से क्लाइमेट फाइनेंसिंग ही कर रहे हैं। कैसे? ये बोल रहे हैं कि $25 मिलियन देंगे ऐसा ये व्यक्ति जो कि ग्रीन हाउस गैसेज को कम करने के लिए कमर्शियली वाइबल डिजाइन लेके आए। तो वैसे ही अभी एक टाइप से क्लाइमेट फाइनेंसिंग है। इन्होंने बोला कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज मींस आप सिंपल समझिए, अगेन बार बार आपको ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बीच में आएगा ही। ये कह रहे हैं कि जितने भी कंट्रीज अभी इस टाइम पे बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं, इन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे क्या कर रखा है, बहुत सारे पॉल्यूशन फैलाया है, फैक्ट्रीज लगाई थी इन्होंने अपने आप को डेवलप करते करते बाकी पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इंडिया का खुद का आसमान है, हमारा खुद का वायुमंडल है, इसके बाहर हवा जाती नहीं, या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ आती नहीं, या मानसून सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, राइट। सो ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे जितने भी आपकी अभी तक ये सो कॉल्ड, जिसको बोलते हैं डेवलप्ड कंट्रीज, इन डेवलप्ड कंट्रीज ने क्या कर रखा है, बहुत ज्यादा प्रकृति का दोहन किया है, एक्सप्लोटेशन किया है हमारे पूरे के पूरे क्लाइमेट का, एटमोस्फेयर का। सो दे हैव टू गिव नॉट रुपीज बट $100 बिलियन। उन्होंने बोला कि हर साल आपको जो है $100 बिलियन देने होंगे क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए। और ये बंट गया सब में कि जो भी आपकी डेवलप्ड कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल सोवियत यूनियन है, फ्रांस है, चाइना है, यूएस है और यूके है ना। तो ये 5-6 कंट्रीज जो है आपकी बहुत ज्यादा, फ्रांस भी है इसमें। सो यूके, यूएसए, फ्रांस, चाइना, एक रह गया सोवियत यूनियन, है ना। तो ये 5 जो है, यूएन बनाने के लिए भी यही 5 खड़े थे, इन्होंने यूनाइटेड नेशंस को बनाया है। बड़ी बड़ी बातें की है इन्होंने स्टार्टिंग में कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट इन्होंने बहुत ज्यादा मतलब क्लाइमेट के ऊपर एक ऐसे एक्सप्लोरेशन किया था। तो उन्होंने 2009 में मान लिया कि ठीक है, हम क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए पैसा देंगे, हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाएंगे जिसके थ्रू क्लाइमेट को बचाया जा सके। मुकर गए, सब मुकर गए, है ना, सब बाहर निकले कि हम नहीं देते पैसा, है ना। अब ये कह रहे हैं कि वी आर डेवलप्ड, हम क्यों डेवलपिंग कंट्री के लिए पैसा दें। ये बोल रहे डेवलपिंग कंट्रीज अपना खुद देखें, अगर उनको एयर प्योरीफायर लगाना है खुद लगाएं, या अगर उनको वाटर कंडेंसेशन को डिप्लीटिंग प्लांट्स अगर उनको लगाने हैं तो वो खुद लगाएं, हम नहीं देंगे पैसा। जर्मनी ने अपनी जो बात थी वो पूरी रखी, इन्होंने $20 बिलियन दिए थे, जितना इनका बनता था इन्होंने $20 बिलियन अपनी तरफ से इनिशिएटिव दिया। सो इस बार जो आपकी फाइनेंसिंग वाली बात हुई है ये दोबारा उठी है 2024 में। तो इसमें आप देखिए नेक्स्ट, आप लिखिए द 29th UN क्लाइमेट समिट, द 29th UN क्लाइमेट समिट, 29th UN क्लाइमेट समिट, द 29th UN क्लाइमेट समिट, जिसको कहते हैं COP29, COP29। तो इस बार जो थी वो थी COP29, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29। It held in बाकू, अजरबैजान। बाकू थोड़ा ऊपर कर देते हैं, बाकू एक सिटी है, यहाँ की कैपिटल, एंड दिस इज अजरबैजान। सलमान खान भाईजान नहीं, दिस इज अजरबैजान। तो यहां पे ये कॉन्फ्रेंस हुई। The main focus was climate financing. The main focus was climate financing mechanism. The main focus was climate financing mechanism, particularly known as, the main focus was climate financing mechanism, particularly known as new collective quantified goal. New collective क्वांटिफाइड गोल। तो इस बार इस बात को, इस मुद्दे को उन्होंने फिर से उठाया। ये कह रहे हैं कि इतना ज्यादा क्लाइमेट जो है अभी उसके ऊपर प्रभाव पड़ चुका, इंपैक्ट पड़ चुका है कि इसके लिए हमें एक नया कलेक्टिव क्वांटिफाइड एक गोल बनाना पड़ेगा, दैट इज NCQG, दैट इज न्यू कलेक्टिव, मतलब सबका साझा, क्वांटिफाइड मींस एक अमाउंट फिक्स करना पड़ेगा, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम इसके ऊपर फाइनेंसिंग कर सके। तो ये फिर से बात उठी है 2009 के बाद 2024 में, 15 साल बाद। आगे लिखिए, therefore COP29 has been dubbed as, therefore COP29 has dubbed as finance COP,
फाइनेंस COP. Therefore, COP29 has dubbed as फाइनेंस COP. इसलिए इस साल की जो COP हुई इसका नाम इन्होंने फाइनेंस COP रख दिया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस के ऊपर बात की गई है। ये फिर से इनको कह रहे हैं कि पैसा दो भैया, देना पड़ेगा, अदरवाइज निकाल देंगे आपको UN की क्लाइमेट समिट से। सो मेन एजेंडा यही था। ये कह रहे हैं कि हमें बहुत सारे डिस्कशन करने हैं कार्बन मार्केट के ऊपर। कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म है वो आपने भी पढ़ा नहीं है, पर जब कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म पढ़ेंगे उसमें Annex 1 Annex 2 कंट्रीज हैं, कैसे कार्बन ट्रेडिंग की जाती है, तो इन्होंने कार्बन ट्रेडिंग के ऊपर भी बात की है। तो COP ये इंपॉर्टेंट थी इस साल के करंट अफेयर के हिसाब से, और ये 100% चांसेस है पूछते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। एक और है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। देखिए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 ये रिसेंट का है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स अक्टूबर 2024 से लेके अभी तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक वीकली का करंट अफेयर करिए, हर हफ्ते का करंट अफेयर करिए अच्छे से थॉरोली। क्यों? क्योंकि एग्जाम में लास्ट 6 मंथ के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना, अप्रैल में तो पेपर होना ही है, तो लगभग 6 मंथ्स का, मतलब अक्टूबर 1 तारीख से शुरू करिए। और ऐसे नहीं करना कि एक एक दिन का पढ़ने लगे, बहुत कचरा इकट्ठा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अक्टूबर का फर्स्ट वीक उसका करंट अफेयर किया, याद किया, नेक्स्ट डे आपने दूसरे दिन का, मतलब दूसरे हफ्ते का, फिर तीसरे हफ्ते का, फिर चौथे हफ्ते का, क्योंकि अगर डे के हिसाब से करते रहेंगे तो फिर तो आपको लगेगा 2 साल। बट अगर आप हफ्ते हफ्ते से करेंगे तो 1 महीने में आप प्रीवियस जितना भी आपका है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो कर पाएंगे। फिर जनवरी का साथ साथ में करते रहिए। अब जनवरी का जो रह गया है उसको भी छोड़ो, फर्स्ट वीक छूट गया, सेकंड वीक छूट गया, थर्ड वीक से करंट अफेयर करने स्टार्ट कर दो, रिसेंट के भी और पिछले भी, बैकलॉग भी करो, साथ साथ में ये भी करो, फिर आपका क्लियर हो जाएगा आराम से। करंट अफेयर तभी कंप्लीट हो पाएगा। बेटर तो ये है जनवरी 2024 से स्टार्ट करें, जनवरी 2024 से आप करंट अफेयर स्टार्ट करें, बट वो लंबा हो जाएगा। बट अगर आपको मान लीजिए 20 या 25 करंट अफेयर आ रहे हैं जिसमें से 15 आपके अटेम्प्ट हो जाए, मतलब 15 से ही हो जाए, 25 में से 15, तो उसके लिए जो आपको कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा वो रहेगा आपका अक्टूबर से लेके मार्च तक करंट अफेयर। पर वो आपको मतलब फिंगर्स पे होना चाहिए कि फर्स्ट वीक में ये न्यूज थी, सेकंड वीक में ये न्यूज थी, उसको कर लो। और हर वीक में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आता है, महीने के टॉप 100 क्वेश्चंस आपके बनते हैं, तो उसी हिसाब से आप उसमें देख सकते हैं। तो अभी जो आपके रिसेंट है उनको भी करो, जो पीछे रह चुका है उसको बैकलॉग में करते जाओ। हर दिन का करना है पर करंट अफेयर। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, हर दिन में आपने क्या करना है कि 1 हफ्ते का करंट अफेयर है पूरा, और हफ्ते के करंट अफेयर ज्यादा नहीं होते, कम ही होते हैं। जो ऑथेंटिक है वो कम होते हैं, फालतू न्यूज तो बहुत है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल जब चलता है तो वो आर्टिकल कंटिन्यू रिपीट होता रहता है। अगर आप न्यूज पेपर पढ़ते हैं तो, हमने तो पढ़ के छोड़ दिए। मेरे को पता है ज्यादातर क्या होता है, इंडियन एक्सप्रेस है चाहे आपके पास हिंदू है, उसमें जो एक न्यूज चलती है पूरा हफ्ता उसको रिपीट करते रहते हैं, घसीटते रहते हैं। है वो टॉपिक एक ही, है ना, चाहे वो आपका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, वही बातें रिपीट होनी है, क्योंकि हर कोई अपना मत रख रहा है, हर कोई अपना ओपिनियन दे रहा है। एडिटोरियल में ज्यादातर लोग कौन है, जो फ्री हैं, है ना, या ब्यूरोक्रेट्स जो कि फ्री हो चुके हैं, या फिर जो बहुत ही ज्यादा बेले हैं। बेले इन द सेंस कि उनके पास इतना टाइम है लिखने के लिए, नॉट वेले फ्रॉम दी, बट उनके पास बाकी जॉब लाइक कोई ऐसी चीज नहीं है, बट उनको सिर्फ अपना ओपिनियन रखना है। तो हर व्यक्ति का ओपिनियन चेंज होता है। आज अपने ओपिनियन पढ़ा तो बोलेंगे COP ठीक है, फाइनेंसिंग करनी चाहिए। दूसरे दिन कोई व्यक्ति आएगा कि फाइनेंसिंग के ऊपर फालतू बातें कर रहे हैं, जो मेन फोकस है उसके ऊपर बात करनी चाहिए, है ना। तो हर किसी का ओपिनियन चेंज होता रहता है, तो हफ्ता भर न्यूज रिपीट होती रहती है। बट मेन कोर आइडिया क्या है, क्लाइमेट चेंज, है ना, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सो ये चीजें चलती रहती है। नेक्स्ट लिखिए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। इंडिया रैंक्ड 10th पोजीशन, इंडिया का रैंक इसमें 10th है। इंडिया रैंक्ड 10th, हमारा 10th पोजीशन है क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स में। अब आगे लिखिए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स was released at COP29. Climate change performance index was released at
COP29, COP29 में इसको रिलीज किया गया अंडर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, अंडर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। हो गया कनेक्ट ये भी कि नहीं हुआ? अब लिखिए टॉप कंट्रीज, टॉप 3 कंट्रीज लिखना जरूरी होता है, और पीछे से टॉप और आगे से टॉप दोनों लिखने होते हैं। सबसे बेकार किसने किया परफॉर्म, अच्छा किसने किया। तो अब लिखिए टॉप कंट्रीज, डेनमार्क ने इसको टॉप किया, देन नीदरलैंड्स एंड यूके थर्ड पे, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, यूके, डेनमार्क, नीदरलैंड्स एंड यूके। इस बार ये टॉप 3 पे रहे, बस परफॉर्मर लिखने की जरूरत नहीं है। अभी और लाइन लिखिए, यूके एंड इंडिया आर दी ओनली, एंड जैसे लिखिए यूके एंड इंडिया आर दी ओनली 2 G20 countries. India and UK are the only 2 G20 countries with high performance in the climate change परफॉर्मेंस इंडेक्स, CCPI भी कहते हैं इसको, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। सिंपल, भारत का स्थान है 10वां, COP29 में ये रिलीज हुआ, UNFCCC इसको रिलीज करता है, और ये टॉप 3 कंट्रीज हैं। G20 की हम 2 ही कंट्रीज हैं, यूके एंड इंडिया, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इस साल के इंडेक्स में। तो ये भी आपका इसमें कंप्लीट होता है। तो बाकी हम करेंगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में। डेनमार्क रैंक हाईएस्ट, डेनमार्क secured the 4th position followed by Netherlands and UK. No country achieved a very high rating. This highlights the significant gap between current climate action but it is needed to limit global warming to 1.5 degrees Celsius. CCPI assesses countries based on 4 categories: greenhouse gas, renewable energy, energy use and climate policy. बहुत बढ़िया मनप्रीत। आपने 1 महीने में जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर तक के सारे करंट अफेयर कंप्लीट कर लिए, बहुत बढ़िया मनविंदर। हाँ, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है नवंबर 20 तारीख को निकला था, पर ये 2025 का ही बनाया गया है। बहुत बढ़िया। एक और देख लेता हूं मैं। हाँ, इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो है वो मिला है, पीस डिसआर्मामेंट और डेवलपमेंट के लिए मिलता है हर साल। डेनियल बेरेनबॉइम है, ये वर्ल्ड फेमस पियानिस्ट हैं, मतलब पियानो बजाते हैं, कंडक्टर भी हैं। एक है अली अबू आबाद, जो कि पैलेस्टीनियन पीस एक्टिविस्ट है, इनको भी ये अवार्ड दिया गया है। एक और है ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो कि स्पोर्ट्स कैटेगरी में दिया जाता है, उसका नाम चेंज कर दिया गया, उसका नाम रखा गया है अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सो अर्जुना इसका नाम रख दिया गया, अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ध्यानचंद नाम चेंज कर दिया है। अब जिन्होंने पूरा अपना जीवन काल सिर्फ और सिर्फ खेल के क्षेत्र में या फिर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दिया होता है, उसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता है, चाहे वो फिल्मों में भी हो, दादा साहब फाल्के